इन दो छोटे शब्दों ने उन्हें सुनने वाले हर व्यक्ति को भीतर तक हिला दिया। परमजीत की आंखें लगभग बाहर निकल आई जब वो उस पिल को घूरने लगा। उस पिल की सतह पर बादलों की एक मोटी परत थी जो गहरी आभा से भरी हुई प्रतीत हो रही थी। ये वास्तव में पिल क्लाउड्स थे, इसमें जरा भी संदेह नहीं था। हालांकि वहां मौजूद मॉन्स्टर रेस के किसी भी मास्टर ने पहले कभी ऐसी पिल नहीं देखी थी जिसमें पिल क्लाउड्स बने हों। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस पिल को देखा, वे तुरंत समझ गए कि इसमें वही दंतकथाओं में वर्णित पिल क्लाउड्स मौजूद है। आसपास की वर्ल्ड एनर्जी भी धीरे धीरे इस पिल की ओर खिंच रही थी, जो इस बात का और भी प्रमाण दे रही थी। अगर इसे पर्याप्त समय दिया जाए तो इस पिल में मौजूद औषधीय प्रभाव एक बेहद डरावने स्तर तक पहुंच सकते थे। हालांकि इसके लिए असाधारण रूप से लंबे समय की आवश्यकता होती। फिर भी ऐसी पिल का मूल्य पहले से ही असीम था। सर तारिक, क्या ये ओरिजिन ग्रेड की पिल है? परमजीत आगे झुकते हुए कांपती आवाज में बोला। हाँ, ये वास्तव में ओरिजिन ग्रेड की पिल है। तारिक ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर छाया आश्चर्य अभी भी कम नहीं हुआ था। पिल का स्तर जितना ऊंचा होता है उतना ही मुश्किल होता है कि उसमें पिल वेन्स या पिल क्लाउड्स बने। अगर कोई उत्कृष्ट एल्केमिस्ट भाग्यशाली हो तो वो कभी कभार अर्थ ग्रेड जैसी निम्न स्तर की पिल में पिल वेन्स या पिल क्लाउड्स बना सकता है। लेकिन तारिक ने कभी नहीं सुना था कि कोई एल्केमिस्ट ओरिजिन ग्रेड की पिल में पिल वेन्स बना सके। पिल क्लाउड्स की तो बात ही छोड़ दे, जो कि पिल वेन से भी उच्च होते हैं। ये एक ऐसा कारनामा था जिसे मॉन्स्टर एम्परर स्टार के सबसे श्रेष्ठ मानव एल्केमिस्ट भी नहीं कर सकते थे, जबकि वो ग्रैंड मास्टर ओरिजिन ग्रेड हाइंक एल्केमिस्ट था। तो आखिर इस महिला की एल्केमी में उपलब्धि कितनी ऊंची थी? क्या यह सिर्फ एक भाग्यशाली संयोग था या उसकी असली क्षमता का प्रमाण कि वो ओरिजिन ग्रेड की पिल में पिल क्लाउड्स बना सकती थी? तारिक इस बात से पूरी तरह स्तब्ध था। अब जाकर उसे समझ आया कि पहले जो असामान्य घटना दिखाई दी थी वो किसी अत्यधिक उच्च स्तरीय पिल के बनने के कारण नहीं थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि एक ऐसी पिल बनाई गई थी जिसमें पिल क्लाउड्स बने थे, और इसका मूल्य एक साधारण हाई ग्रेड पिल से कहीं अधिक था। यह कहा जा सकता था कि क्योंकि वो ऐसी पिल को परिष्कृत करने में सक्षम थी, इस मानव महिला के पास मॉन्स्टर एम्परर स्टार के सभी लोगों को नजरअंदाज करने का पूरा अधिकार था। वो ग्रैंड मास्टर के खिताब की पूरी तरह से हकदार थी। तारिक कुछ देर तक आश्चर्य से प्रिया को देखता रहा, फिर गंभीर स्वर में परमजीत से बोला, इसके अलावा ये एक ओरिजिन कॉन्डेंसिंग पिल है। परमजीत ने गहरी सांस ली। ओरिजिन कॉन्डेंसिंग पिल भले ही केवल ओरिजिन ग्रेड लॉरेंग की पिल थी, लेकिन इसे बनाने की कठिनाई कुछ ओरिजिन ग्रेड मिड-रेंज पिल से भी अधिक थी, क्योंकि ये पिल एक कल्टिवेटर को उसका बॉटलनेक तोड़कर ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म तक पहुंचने में मदद करती थी। ऐसी ओरिजिन कॉन्डेंसिंग पिल के साथ ये कहा जा सकता था कि कोई भी थर्ड ऑर्डर सेंट किंग बिना किसी रुकावट और असफलता के डर के ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म में प्रवेश कर सकता है। तो क्या इसका मतलब है कि ये ग्रैंड मास्टर कम से कम ओरिजिन ग्रेड मिड रैंक एल्केमिस्ट है? परमजीत ने सांस रोके हुए पूछा। मैं इसका आकलन नहीं कर सकता। तारिक ने कोई अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं की और सावधानी से पिल को वापस जेड की बोतल में रखकर उसे अपने स्पेस रिंग में रख लिया। जो भी हो, इस ग्रैंड मास्टर को सुरक्षित रूप से पैलेस तक ले जाना जरूरी है। तुम्हें समझना चाहिए कि क्या करना है। सर तारिक, निश्चिंत रहें, मुझे पता है कि क्या करना है। परमजीत ने गंभीरता से सिर हिलाया। लेडी ट्राइबल लॉर्ड कई वर्षों से ह्यूमन रेस के विशेष प्रतिभाशाली लोगों को सक्रिय रूप से भर्ती कर रही थी, और ये महिला तो उनकी सबसे पसंदीदा श्रेणी की थी। तो परमजीत कैसे उस पर विशेष ध्यान न देता? इस पिल की गुणवत्ता और मूल्य की पुष्टि करने के बाद परमजीत का प्रिया के प्रति रवैया और भी अधिक सम्मानपूर्ण हो गया, और उसने जोर देकर प्रिया को सिटी लॉर्ड्स मैंशन में विश्राम करने के लिए आमंत्रित किया। इस समय प्रिया खुद को थोड़ा दुखी महसूस कर रही थी। उसकी पहली पिल, जिसमें पिल क्लाउड्स बने थे, चुपचाप इस मॉन्स्टर रेस मास्टर द्वारा ले ली गई थी। अर्जुन को उसे कुछ देर तक समझाना पड़ा, तब जाकर उसका मन थोड़ा शांत हुआ। अर्जुन स्वाभाविक रूप से समझता था
कि परमजीत उन्हें सिटी लॉर्ड्स मैंशन में क्यों आमंत्रित कर रहा है, इसलिए वो आगे बढ़ा और प्रिया की ओर से सहमति दे दी। परमजीत को इस बात का एहसास हो गया था कि अर्जुन ही प्रिया की ओर से बोलता है, इसलिए उसके प्रति सम्मान दिखाते हुए उसका रवैया अर्जुन के प्रति भी पूरी तरह बदल गया। उसने शिमरिंग मून सिटी में पहले हुए सारे झगड़ों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और उत्साहपूर्वक सीनियर सिस्टर और जूनियर की इस जोड़ी को अपने निवास पर आमंत्रित किया ताकि वह उनका अच्छे से सत्कार कर सके। कर्मा भी स्वाभाविक रूप से उनके साथ सिटी लॉर्ड्स मैंशन में प्रवेश कर गया। 1000 आइज ट्राइबल लॉर्ड का यंग लॉर्ड होने के नाते उसे जहां भी जाता सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेना चाहिए था, लेकिन इस बार शिमरिंग मून सिटी की इस यात्रा में उसकी सारी चमक प्रिया ने छीन ली। हालांकि इस बात को लेकर कर्मा न तो ईर्ष्या कर रहा था और न ही गुस्सा। आखिरकार ये खूबसूरत महिला जल्दी या देर से उसकी ही होने वाली थी, इसलिए वो इन छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं कर रहा था। वो इसे स्वाभाविक अधिकार की तरह मान रहा था। अर्जुन और प्रिया ने अगले 2 दिन सिटी लॉर्ड्स मैंशन में बिताए। इन 2 दिनों में अर्जुन और प्रिया अपने आंगन में ही रहे और साथ मिलकर ट्रू एल्केमी एनलाइटमेंट स्क्रिप्चर पर चर्चा करते रहे। ओरिजिन कॉन्डेंसिंग पिल को पिल क्लाउड्स के साथ परिष्कृत करने के बाद प्रिया की एल्केमी के मार्ग पर समझ सच में बहुत तेजी से बढ़ गई थी। यहां तक कि उनकी चर्चा से अर्जुन को भी काफी लाभ हुआ। 2 दिन बाद परमजीत स्वयं अर्जुन और प्रिया को यह बताने आया कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब सिर्फ उनके इंतजार के बाद ही लेडी ट्राइबल लॉर्ड के पैलेस के लिए प्रस्थान किया जाएगा। अर्जुन और प्रिया ने कोई देर नहीं की और खुशी खुशी परमजीत के साथ सिटी लॉर्ड्स मैंशन से बाहर निकल गए। बाहर 30 से अधिक ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म के मास्टर्स पंक्तिबद्ध खड़े थे। सभी के चेहरे गंभीर थे, मानो वे किसी बड़े युद्ध के लिए जा रहे हों। असल में उनकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रिया को सुरक्षित रूप से पैलेस तक पहुंचाने की थी। प्रिया जैसी प्रतिभा के लिए परमजीत ने कोई कसर नहीं छोड़ी और सीधे शिमरिंग मून सिटी के अधिकांश मास्टर्स को उसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तारिक और कर्मा जैसे मास्टर्स के साथ यह लगभग असंभव था कि कोई इतना मूर्ख हो जो इस समूह को उकसाने की हिम्मत करे। परमजीत ने प्रिया के लिए एक शानदार रथ भी तैयार किया था और हालांकि उसे खींचने वाले 2 मॉन्स्टर बीस्ट्स कर्मा के थंडर फ्लेम फ्लाइंग लिजर्ड्स जितने शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी वे शक्तिशाली एथॉर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स थे। परमजीत के बार बार आग्रह के सामने प्रिया ने अनिच्छा से उस रथ में बैठना स्वीकार किया। आगे रास्ता साफ करने के लिए भेड़ियों पर सवार 1 दर्जन गार्ड्स थे। उनके पीछे 1 दर्जन से अधिक ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म मास्टर्स चल रहे थे, जबकि बाकी को रथ के दोनों ओर तैनात किया गया था। कुछ और गार्ड्स आसपास गश्त कर रहे थे और आम लोगों को दूर रख रहे थे और इस तरह यह भव्य जुलूस शिमरिंग मून सिटी से रवाना हुआ। हालांकि इन लोगों के कल्टीवेशन स्तर के साथ स्टार शटल्स का उपयोग करना ज्यादा तेज होता, लेकिन प्रिया के महत्व को दर्शाने के लिए परमजीत ने फिर भी इतना बड़ा प्रदर्शन किया। उसकी प्रतिष्ठा का फायदा उठाते हुए अर्जुन भी प्रिया के साथ उसी रथ में बैठ गया। ऐसा नहीं था कि वह दिखावा करना चाहता था, बल्कि सिस्टर अकेले काफी असहज महसूस कर रही थी क्योंकि वो इतनी शाही व्यवस्था की आदी नहीं थी। आखिर में अर्जुन को उसे शांत रखने के लिए उसका साथ देना ही पड़ा। कर्मा रथ के पीछे एक भेड़िए जैसे मॉन्स्टर बीस्ट पर सवार था और उसकी आंखों से मानो आग निकल रही थी। इतनी उत्कृष्ट महिला का साथ सिर्फ उसी के योग्य था और भले ही अर्जुन की युद्ध क्षमता अच्छी थी, लेकिन वो फिर भी एक साधारण मानव ही था। रथ में बैठे उन दोनों की नजदीकियां लगभग कर्मा की आंखों को चुभ रही थी। बस इंतजार कर, देरसवेर ये यंग लॉर्ड अपने 2 मॉन्स्टर बीस्ट्स की मौत का हिसाब तुझसे जरूर चुकाएगा। कर्मा ने मन ही मन सोचा। पूरी यात्रा शांत और बिना किसी बाधा के रही। ये रेड मून टेरिटरी था और शिमरिंग मून सिटी का सिटी लॉर्ड स्वयं बड़ी संख्या में ओरिजिन रिटर्निंग रियल मास्टर्स के साथ एक मानव एल्केमी ग्रैंड मास्टर को पैलेस तक ले जा रहा था। जब यह खबर फैल गई तो कोई भी मॉन्स्टर रेस कल्टिवेटर परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं कर सका।
रथ की गति बेहद तेज थी, लगभग उड़ने के समान। सिर्फ 5 दिनों की यात्रा के बाद दूर क्षितिज पर भव्य इमारतों का एक विशाल समूह दिखाई देने लगा। वहां कई महल और मंडप थे, जिनमें रेड मून ट्राइबल लॉर्ड का मुख्य पैलेस एक विशाल पर्वत की चोटी पर बना हुआ था। पर्वत के नीचे से लेकर ऊपर तक छोटे छोटे सुसज्जित महल और भवन व्यवस्थित रूप से बने हुए थे, जो चौड़े रास्तों से आपस में जुड़े हुए थे। यही था हाफ मून माउंटेन, रेड मून ट्राइबल लॉर्ड का निवास। रेड मून टेरिटरी में रहने वाले सभी मॉन्स्टर रेस कल्टिवेटर्स की नजरों में यह एक पवित्र भूमि थी, जहां उनकी महान नेता लेडी कावेरी साल भर निवास करती थी। अर्जुन रथ पर खड़ा होकर सामने की ओर गहरी नजरों से देख रहा था। क्या सिस्टर सारिका वहीं पर है? प्रिया ने धीरे से पूछा। वो वही होनी चाहिए। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया। पता नहीं अब वो कैसी होंगी, शायद पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई होंगी, प्रिया ने धीमे स्वर में कहा। वो स्वाभाविक रूप से सारिका से पहले कई बार मिल चुकी थी, हालांकि वो कई साल पहले सेंट्रल कैपिटल की बात थी, लेकिन उस मोहक महिला ने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। प्रिया ने पहले कभी इतनी आकर्षक महिला नहीं देखी थी, यहां तक कि वो खुद भी उसके आकर्षण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी थी। ऐसा लगता था मानो सारिका जन्म से ही लोगों को मोहित करने के लिए बनी हो, और प्रिया को संदेह था कि इस दुनिया में कोई भी पुरुष होगा जो उसके आकर्षण में न फंसे। जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा। अर्जुन ने प्रिया के हाथ के पीछे हल्के से थपथपाया, फिर उसकी कमर को थाम कर उसे रथ से नीचे उतार लिया। लेडी कावेरी का पैलेस सच में अद्भुत है। इस यंग लॉर्ड की बहुत समय से इसे देखने की इच्छा थी, और यह बिल्कुल भी निराश नहीं करता। कर्मा ने अर्जुन और प्रिया की नजदीकियों से नजरें बचाते हुए कहा, ताकि उसका मन और ज्यादा क्रोधित न हो, और इसके बजाय उसने अपने सामने के महल पर ध्यान केंद्रित किया। चलो, यहां से हमें पैदल जाना होगा। लेडी ट्राइबल लॉर्ड को हमारे आने की खबर मिल चुकी होगी, इसलिए कोई न कोई हमें लेने जरूर आएगा। परमजीत ने हाथ हिलाते हुए बाकी मॉन्स्टर रेस मास्टर्स को यही रुकने का आदेश दिया, और अर्जुन व अन्य लोगों को आगे ले गया। रेड मून ट्राइबल लॉर्ड को सच में काफी पहले ही खबर मिल चुकी थी, और पर्वत के नीचे लोगों का एक समूह उनका इंतजार कर रहा था। जब परमजीत और अन्य लोग वहां पहुंचे, तो वहां इंतजार कर रहे मॉन्स्टर रेस के नेता ने प्रिया पर हल्की नजर डाली और सिर हिलाते हुए कहा, आप सबने कड़ी मेहनत की। लेडी ट्राइबल लॉर्ड ने आदेश दिया है कि इस ग्रैंड मास्टर को पैलेस तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए परमजीत को भविष्य में अच्छा इनाम दिया जाएगा। फिलहाल आप पैलेस के अतिथि कक्ष में विश्राम करें। परमजीत खुशी से मुस्कुराया और तुरंत धन्यवाद व्यक्त किया। वो नेता हल्के से सिर हिलाकर अचानक तारिक की ओर मुड़ा और जोर से बोला, इसे पकड़ लो। अचानक चारों दिशाओं से कई मॉन्स्टर रेस कल्टिवेटर्स प्रकट हुए और तारिक की ओर झपट पड़े। तारिक वहीं खड़ा रहा और कोई प्रतिरोध नहीं किया, जिससे उन मॉन्स्टर रेस मास्टर्स ने उसे जकड़ लिया और उसकी सेंट ऊर्जा को सील कर दिया। काफी समय हो गया गौतम, लेकिन लगता है तुम अब भी पहले जैसे ही निर्दयी हो। तारिक मुस्कुराया, और तुम पहले से कहीं ज्यादा बेशर्म हो गए हो। इस बार तुम हाफ मून माउंटेन से जिंदा वापस नहीं जाओगे। गौतम नामक मॉन्स्टर रेस कल्टिवेटर ने ठंडे स्वर में कहा, मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, ये लेडी ट्राइबल लॉर्ड तय करेंगी। गौतम, हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तो बाद में मेरे लिए एक अच्छी बात जरूर कह देना, तारिक ने कहा। सपने देखते रहो, गौतम ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन निश्चिंत रहो, अगर लेडी ट्राइबल लॉर्ड तुम्हारी मौत का आदेश देती हैं, तो मैं खुद तुम्हें मौत के घाट उतारूंगा। तुम सच में बहुत निर्दयी हो। तारिक को पकड़ लिया गया था। यह परिणाम अर्जुन को चौंका गया, लेकिन तारिक के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर अर्जुन ने अंदाजा लगाया कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। कर्मा का भी गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जबकि अर्जुन और प्रिया को एक मॉन्स्टर रेस महिला द्वारा हाफ मून माउंटेन के अंदर ले जाया गया। वे एक अच्छी तरह से बने पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए शिखर की ओर बढ़ रहे थे। आगे चल रही मॉन्स्टर रेस महिला किस प्रकार के मॉन्स्टर बीस्ट की वंशज थी,
ये बताना मुश्किल था, लेकिन उसके छोटे कद के बावजूद उसमें अद्भुत ताकत और ऊर्जा झलक रही थी। उसकी कल्टिवेशन फर्स्ट ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रिल्म की थी और उसके दोनों कान बिल्ली जैसे छोटे और नाजुक थे। अर्जुन ऐसे दृश्यों से हैरान नहीं हुआ, बल्कि उसने रेड मून टेरिटरी की इस पवित्र भूमि के वातावरण को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। आसपास की वर्ल्ड एनर्जी बेहद समृद्ध थी, जिससे साफ था कि हाफ मून माउंटेन के नीचे कोई उच्च स्तरीय अर्थ वेन मौजूद है, वरना यहां रहने वाले इतने सारे मॉन्स्टर रेस कल्टिवेटर्स की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती थी। मिस, क्या हम अभी लेडी कावेरी से मिलने जा रहे हैं? कुछ समय बाद अर्जुन ने पूछा। लेडी ट्राइबल लॉर्ड के पास बहुत महत्वपूर्ण काम है, इसलिए वो अभी आपसे नहीं मिलेंगी। ये जिम्मेदारी किसी और को सौंपी गई है। आगे चल रही मॉन्स्टर रेस महिला ने बिना पीछे देखे हल्के से जवाब दिया। समझ गया, अर्जुन ने सिर हिलाया और आगे कोई सवाल नहीं पूछा। हालांकि शिमरिंग मून सिटी में प्रिया का प्रदर्शन चौंकाने वाला था, लेकिन कावेरी 10 ग्रेट ट्राइबल लॉर्ड्स में से एक थी और एक ओरिजिन किंग रियल मास्टर थी, इसलिए उसका खुद आकर प्रिया का स्वागत न करना स्वाभाविक था। फिर भी कावेरी प्रिया के साथ कोई अनादर नहीं दिखाएगी, इसलिए उसने निश्चित रूप से किसी उच्च पद और योग्य व्यक्ति को उसके स्वागत के लिए नियुक्त किया होगा। अर्जुन तो केवल उस एन्चांट्रेस सारिका को ढूंढना चाहता था, इसलिए वो कावेरी से मिले या न मिले, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बल्कि कावेरी से न मिलना उसके लिए बेहतर ही था, क्योंकि एक ओरिजिन किंग का सामना करना अभी भी उसके लिए काफी दबाव भरा था। जब मॉन्स्टर रेस महिला ने कहा कि कोई और उनका स्वागत करेगा, तो अर्जुन थोड़ा निश्चिंत हो गया। उसके पीछे चलते हुए अर्जुन सोच रहा था कि वो सारिका को कैसे ढूंढे और उससे संपर्क करे। ऐसी जगह पर वो अपनी डिवाइन सेंस का खुलकर उपयोग करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने से निश्चित रूप से परेशानी खड़ी हो सकती थी। करीब आधे घंटे चलने के बाद वो मॉन्स्टर रेस महिला अर्जुन और प्रिया को एक भव्य महल तक ले गई और सीधे अंदर चली गई। महल के अंदर एक विशाल और उज्जवल सभा कक्ष में दोनों ओर कई मॉन्स्टर रेस कल्टिवेटर्स खड़े थे, जो उत्सुकता से दरवाजे की ओर देख रहे थे। उन्हें पहले ही खबर मिल चुकी थी कि शिमरिंग मून सिटी में एक मानव ने ऐसी पिल बनाई है जिसमें पिल क्लाउड्स बने थे, और सिटी लॉर्ड परमजीत उसे पैलेस में लाने वाला है ताकि वो लेडी ट्राइबल लॉर्ड की सेवा में शामिल हो सके। स्वाभाविक रूप से हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर ऐसा कौन सा मानव है जिसके पास इतनी अद्भुत एल्केमिक क्षमता है। सभा कक्ष के सामने ऊंचे स्थान पर 2 थर्ड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल मास्टर्स बैठे थे। बाई ओर बैठा व्यक्ति एक भारी भरकम आदमी था, जिसका रूप बेहद प्रभावशाली और डरावना था। दाई और बैठी महिला के नैंश बेहद सुंदर थे और वो असीम आकर्षण बिखेरती प्रतीत हो रही थी। वो स्वाभाविक रूप से ही अत्यंत खूबसूरत थी, लेकिन उस रूखे और कठोर आदमी के पास बैठने से उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई थी। नीचे खड़े कई मॉन्स्टर रेस कल्टिवेटर समय पर उस महिला की ओर देखते, लेकिन तुरंत अपनी नजरें हटा लेते, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे उसके आकर्षण में फंसकर अनजाने में उसे घूरते न रह जाएं। इस समय बाई ओर बैठा वो भारी भरकम आदमी काफी बेचैन दिख रहा था, जैसे वो इस स्थिति से ऊब चुका हो और अधीर हो रहा हो। इसके विपरीत दाई ओर बैठी महिला के चेहरे पर हल्की भौहें सिकुड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर उलझन झलक रही थी। उसकी सुंदर आंखें सभा कक्ष के बाहर की ओर टिकी हुई थी, मानो वो अंतरिक्ष को भेद कर कुछ देखने की कोशिश कर रही हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस महिला के भाव बदलने लगे और धीरे धीरे उनमें खुशी और उत्साह भरने लगा। उसका पहले का आलसी बैठा हुआ शरीर सीधा हो गया और उसका कोमल शरीर हल्का सा कांपने लगा। उसकी सुंदर आंखें अद्भुत चमक से दमक उठीं और उसने अपने लाल होठों को हल्के से काटा। उसके चेहरे पर एक उम्मीद भरी मुस्कान उभर आई। नीचे खड़े कई मॉन्स्टर रेस मास्टर्स इस दृश्य से तुरंत मोहित हो गए और उनके दिल तेजी से धड़कने लगे, उनके मुंह सूखने लगे। उन्होंने पहले कभी इस महिला को इस तरह मुस्कुराते नहीं देखा था और इस मुस्कान ने
मानो दुनिया के सारे रंग फीके कर दिए। एक पल के लिए उनमें से कोई भी इस मुस्कान के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका और सभी उसमें खो जाने को तैयार थे। इवन अगर इसका मतलब यह होता कि वे कभी अंधेरे से बाहर निकलकर रोशनी नहीं देख पाएंगे, तब भी वे हिचकिचाते नहीं। अगले ही क्षण सभा कक्ष में जोर जोर से कई फुफकार जैसी आवाजें गूंज उठीं, क्योंकि कई मॉन्स्टर रेस मास्टर्स को एहसास हो गया कि कुछ गलत हो रहा है और उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी सेंट ऊर्जा को संचालित कर अपने मन को स्थिर किया। कुछ ने तो खुद को चोट तक पहुंचाई ताकि वे उस सम्मोहन से बाहर निकल सके। अगर वे और ज्यादा उसमें डूब जाते तो सच में खुद को बचा नहीं पाते। चलती फिरती आपदा। लेडी ट्राइबल लॉर्ड की दत्तक पुत्री एक बड़ी मुसीबत थी। मॉन्स्टर रेस की सबसे प्रसिद्ध फॉक्स रेस महिलाओं में भी इतना आकर्षण नहीं था जितना इस महिला में था। वो तो सिर्फ एक मानव थी, फिर उसके आकर्षण इतने प्रबल क्यों थे? कई मॉन्स्टर रेस मास्टर्स इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, चाहे जितना भी सोच ले। मॉन्स्टर रेस की युवा पीढ़ी में से कोई भी उसके योग्य नहीं था। अभी तक वे आए क्यों नहीं? यहां बैठकर इंतजार करना अंकल से सहा नहीं जा रहा। अचानक सभा कक्ष में एक गरजती हुई आवाज गूंजी, जिसने अभी भी थोड़े मोहित हुए मॉन्स्टर रेस कल्टिवेटर्स को पूरी तरह होश में ला दिया। सभी ने सिर उठाकर उस भारी भरकम आदमी की ओर देखा जो उस आकर्षक महिला के पास बैठा था। वो बड़ा आदमी जैसे कांटों पर बैठा हो, अपनी हथेलियां रगड़ते हुए उस चंचल महिला की ओर मुड़ा और चापलूसी भरे अंदाज में बोला, छोटी बहन, क्यों न तुम यहां इंतजार करो और बड़े भाई को किसी और काम से जाने दो। उस चंचल महिला ने उसकी ओर देखा, होंठ सिकोड़कर हल्के से हंसी और बोली, राजेश, ये जिम्मेदारी हमें सीधे अडॉप्टिव मदर ने दी है। यहां आने वाला व्यक्ति एक एल्केमी ग्रैंड मास्टर है, इसलिए हमारे शिष्टाचार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम अभी भाग गए और अडॉप्टिव मदर को पता चल गया तो लिटिल सिस्टर तुम्हारे लिए कोई अच्छी बात नहीं कहेगी। राजेश ने अजीब सी मुस्कान दी। अपनी अडॉप्टिव मदर के गुस्से के बारे में सोचते ही उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसका लंबा चौड़ा शरीर जैसे थोड़ा सिकुड़ गया और उसने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं तो बस यूं ही कह रहा था, इसे गंभीरता से मत लेना, ठीक है? जैसे ही राजेश के शब्द खत्म हुए, बाहर से एक मॉन्स्टर रेस महिला अंदर आई और सुंदरता से झुककर बोली, मास्टर्स, मैं हमारे सम्मानित मेहमानों को ले आई हूं। आखिरकार राजेश ने ठंडी आवाज में फुफकारते हुए कहा। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। अब पिताजी देखेगा कि ये एल्केमी ग्रैंड मास्टर सच में काबिल है या फिर पहले वालों की तरह सिर्फ नाम और दर्जे के पीछे भागने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो पिताजी उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। मुझे दोष मत देना, क्योंकि कावेरी विषय प्रतिभा वाले मनुष्यों को बहुत महत्व देती थी। रेड मून टेरिटरी में कई मानव ये सपना देखते थे कि वे लेडी ट्राइबल लॉर्ड की सेवा में शामिल हों और हाफ मून माउंटेन पर रह सके। हालांकि इनमें से ज्यादातर लोग वास्तव में काबिल नहीं थे और सिर्फ अपनी क्षमताओं का दिखावा करते थे, अपनी कमजोरी छिपाने की कोशिश करते थे। बिना किसी अपवाद के ऐसे लोगों को राजेश ने बेरमी से मार डाला था। इसलिए इस बार भी राजेश को ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा मानव होगा जो ओरिजिन ग्रेड की पिल में पिल क्लाउड्स बना सके। उसे लगा कि ये सब शिमरिंग मून सिटी के सिटी लॉर्ड की कोई चाल है ताकि वह कोई फायदा उठा सके। उन्हें अंदर लाओ। राजेश के पास बैठी वो मोहक महिला अपनी उत्तेजना को जितना हो सके दबाते हुए बोली, जी। मॉन्स्टर रेस महिला ने सिर हिलाया, फिर दरवाजे की ओर मुड़कर इशारा किया। तुरंत ही एक पुरुष और एक महिला साथ साथ अंदर आए। पुरुष मजबूत और स्थिर था, जबकि महिला कोमल और नाजुक थी। दोनों ने हॉल के चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन जल्दी ही उनकी नजर उस सुंदर महिला पर टिक गई। ये देखकर अर्जुन मुस्कुरा उठा, जबकि प्रिया ने भी होंठ दबाकर हल्की हंसी हंस दी। ऊपर बैठी वो मोहक महिला का कोमल शरीर भी हल्का सा कांप उठा और उसकी सुंदर आंखों में हल्की नमी भरने लगी। सौभाग्य से उसका स्वभाव बहुत संतुलित था, इसलिए उसने भीड़ के सामने खुद को संभाल लिया। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद
उसने अपने धड़कते दिल को शांत किया और अपनी नाजुक ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी सम्मोहक नजरें अर्जुन पर टिकी, जिनमें प्यार और नफरत का एक जटिल मिश्रण झलक रहा था, जिसे वहां मौजूद कोई और नहीं देख पाया। उसने हल्के से दांत भींच लिए। मास्टर्स, ये दोनों ही मेहमान हैं, मॉन्स्टर रेस महिला ने रिपोर्ट दी। अरे, क्या सिर्फ एक महिला एल्केमी ग्रैंड मास्टर आने वाली नहीं थी? ये आदमी यहां क्यों है? राजेश ने अर्जुन की ओर देखते हुए उत्सुकता से पूछा। मॉन्स्टर रेस महिला ने जवाब दिया, ये दोनों सीनियर सिस्टर और जूनियर लगते हैं, इसलिए साथ आए हैं। तो ये बस एक बॉय टॉय है। राजेश ने उपहास करते हुए कहा। पिताजी को ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। उसने स्वाभाविक रूप से अर्जुन को एक निकम्मा आदमी समझ लिया था, जो प्रिया पर निर्भर होकर जी रहा था। अर्जुन ने राजेश के इस आकलन की बिल्कुल परवाह नहीं की। उसका सारा ध्यान सामने बैठी उस सुंदर महिला पर था और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी, मानो वो अर्जुन की इस तीखी और बेखौफ नजर को सहन नहीं कर पा रही हो। उस मोहक महिला ने उसे एक तिरछी नजर से देखा। उसकी आंखों में हल्की डांट का भाव था। यह दृश्य वहां मौजूद विशाल भीड़ की नजरों से बच नहीं पाया। निडर मानव, तुम झुककर प्रणाम क्यों नहीं कर रहे? सभा कक्ष के दोनों ओर खड़े कई मॉन्स्टर रेस मास्टर्स गुस्से में चिल्लाने लगे। रेड मून टेरिटरी ने इतने लोगों को भेजा था और यहां तक कि 2 अत्यंत सम्मानित मास्टर्स को इस जोड़ी का स्वागत करने के लिए नियुक्त किया था। यह किसी अनजान एल्केमी ग्रैंड मास्टर के लिए पहले से ही बहुत बड़ा सम्मान था। लेकिन पहली ही मुलाकात में इन दोनों मनुष्यों ने जरा भी विनम्रता दिखाने से इनकार कर दिया। सभा कक्ष में खड़े ये दोनों बिल्कुल स्थिर थे, मानो कह रहे हो कि वे यहां किसी को भी गंभीरता से नहीं लेते। लेडी ट्राइबल लॉर्ड की स्वीकृति के बिना सभी मनुष्य बस कचरा थे। यहां केवल मॉन्स्टर रेस का ही शासन था। लेकिन जो बात मॉन्स्टर रेस मास्टर्स को सबसे ज्यादा गुस्सा दिला रही थी, वो ये थी कि जब से वे हॉल में आए थे, वो तथाकथित बॉय टॉय बिना पलक झपकाए उनकी यंग लेडी को घूर रहा था, मानो उसे निगल ही जाएगा। ये कैसी हिम्मत! भले ही उनकी यंग लेडी बेहद आकर्षक हो, लेकिन एक तुच्छ मानव को इतनी उद्दंडता दिखाने और उसका इस तरह अपमान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। इस समय कई मॉन्स्टर रेस मास्टर्स अर्जुन को घूर रहे थे। अरे, तुम छोटे कीड़े, कहां देख रहे हो? राजेश ने भी स्थिति को समझ लिया। तुरंत खड़ा हो गया और अर्जुन को घूरते हुए गरज कर बोला, क्या तुम्हें लगता है कि पिताजी तुम्हारी आंखें नहीं निकाल देगा अगर तुम ऐसे ही देखते रहे? मानव, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ओर तुम यूं ही नजर नहीं उठा सकते, खासकर जब तुम बस एक बॉय टॉय हो। एक मॉन्स्टर रेस मास्टर ने किनारे से उपहास किया। यह मानव लड़का हद पार कर रहा था। उसके पास खड़ी महिला ने भले ही अपना चेहरा ढक रखा था, लेकिन उसकी काया और त्वचा के रंग से साफ था कि वो एक दुर्लभ सुंदरता है। फिर भी ये बॉय टॉय उससे संतुष्ट नहीं था और उनकी यंग लेडी पर नजर डालने की हिम्मत कर रहा था। यह बिल्कुल अस्वीकार्य था। ये मानव महिला भी जरूर अंधी होगी जो ऐसे चरित्रहीन आदमी को अपने साथ रखे हुए है। इतनी उत्कृष्ट एल्केमी ग्रैंड मास्टर का जोड़ा तो केवल मॉन्स्टर रेस के श्रेष्ठ युवाओं के साथ ही बन सकता था। मानव, सर राजेश का स्वभाव बहुत उग्र है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी गलती मान लो और सिर झुकाकर माफी मांगो, शायद तुम्हारी जान बच जाए। एक मॉन्स्टर रेस मास्टर ने जोर से कहा, मानो अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहा हो। उनकी यंग लेडी का आकर्षण सबके सामने स्पष्ट था, इसलिए किसी ने यह नहीं माना कि यह पूरी तरह इस मानव लड़के की गलती थी। अपनी गलती मानूं और सिर झुकाकर माफी मांगूं। अर्जुन ने अपनी ठुड्डी को छुआ, मानो उसे आकाश पृथ्वी का भी अंदाजा न हो। वो अब भी उस मोहक महिला को तीखी नजरों से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान उभरी और उसने पूछा, सुंदरी, क्या तुम चाहती हो कि मैं ऐसा करूं? उसके इन शब्दों से पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। सबने अविश्वास से अर्जुन की ओर देखा। ये मानव सच में उनकी यंग लेडी को सुंदरी कहने की हिम्मत कर रहा था। यह सिर्फ असभ्यता नहीं, बल्कि खुला अपमान और छेड़छाड़ थी।
हालांकि यंग लेडी मूल रूप से एक मानव थी, लेकिन विशेष कारणों से उसे लेडी ट्राइबल लॉर्ड की दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकार किया गया था और वर्षों से कावेरी ने स्वयं उसे प्रशिक्षण दिया था। उसकी प्रतिभा विश्व प्रसिद्ध थी और यहां तक कि मॉन्स्टर रेस के श्रेष्ठ प्रतिभाशाली लोग भी उसके सामने विनम्रता और सम्मान से पेश आते थे। लेकिन अब एक मानव इतने लोगों के सामने उससे इस तरह छेड़छाड़ कर रहा था। क्या उसे मरने की इच्छा थी? दुष्ट! एक मॉन्स्टर रेस मास्टर गुस्से में गरजा। यंग लेडी का अपमान करना मॉन्स्टर रेस और रेड मून ट्राइबल लॉर्ड दोनों का अपमान था। कोई भी मॉन्स्टर रेस कल्टिवेटर अर्जुन की इस उद्दंडता को सहन नहीं कर सकता था और तुरंत ही पूरा हॉल क्रोध से भर गया। हर ओर से घातक इरादे फैलने लगे। राजेश भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्दी ही संभलकर जोर से हंस पड़ा। उसने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए पास बैठी मोहक महिला से कहा, लिटिल सिस्टर, ये बॉय टॉय तुम्हें इतनी ढीली भाषा में बुला रहा है, बस सुंदरी कहकर। क्या मैं नहीं हूं? उस मोहक महिला ने राजेश की ओर हल्की नजर डाली। उसकी सम्मोहक आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। राजेश की हंसी तुरंत गले में अटक गई। उसने गर्दन सिकोड़ ली और जल्दी से बोला, बड़ा भाई ऐसा नहीं कहना चाहता था। बस मैंने कभी किसी को तुम्हें इस तरह बुलाते नहीं सुना, इसलिए एक पल को चौंक गया। हाँ, ये बॉय टॉय बहुत बेशर्म है। बड़ा भाई तुम्हें न्याय दिलाने के लिए इसे सबक सिखाएगा। ऐसा कहते हुए उसने क्रूर नजरों से अर्जुन की ओर देखा। रेड मून टेरिटरी में राजेश की स्थिति एक व्यक्ति के नीचे और 10,000 के ऊपर थी। वह रेड मून ट्राइबल लॉर्ड का दत्तक पुत्र था और उसकी ताकत और हैसियत सामान्य मॉन्स्टर रेस मास्टर से कहीं अधिक थी। उसका स्वभाव भी सीधा, साहसी और निर्भीक था। इसलिए सिर्फ 2 ही लोग थे जो उसे पीछे हटने पर मजबूर कर सकते थे। इन दोनों में से एक तो स्वाभाविक रूप से रेड मून ट्राइबल लॉर्ड थी, जबकि दूसरी उसके दाईं ओर बैठी ये सुंदर महिला थी। यदि राजेश को रेड मून ट्राइबल लॉर्ड के प्रति भय और सम्मान का भाव था, तो इस छोटी बहन के प्रति उसके मन में गहरी प्रशंसा थी। योग्यता और कल्टीवेशन की गति के मामले में उसकी ये छोटी बहन उससे कहीं आगे थी। उसकी अडॉप्टिव मदर ने कभी उससे कहा था कि उसकी ये छोटी बहन तारिक के अलावा रेड मून टेरिटरी की सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है और निश्चित रूप से ओरिजिन किंग रियल्म तक पहुंचेगी। वो इस स्तर तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। जरूरत नहीं। उस सुंदर महिला ने राजेश के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तुम उसे छोड़ रही हो? क्या यह बहुत ज्यादा नरमी नहीं है? उसे अपनी हरकतों की कीमत चुकानी होगी। राजेश ने सिर हिलाते हुए असंतोष जताया। मोहक महिला बस हल्के से मुस्कुराई, फिर अपनी कुर्सी से उठी और आगे बढ़ते हुए हंसकर बोली, छोड़ दूं? ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बेशर्म आदमी जो हर जगह फूल तोड़ता फिरता है, उसे बिना सजा के नहीं छोड़ा जा सकता। मैं खुद इसे सबक सिखाऊंगी। ओह ठीक है, राजेश ने सिर हिलाया, फिर अर्जुन की ओर देखकर मजाक उड़ाते हुए बोला, बॉय टॉय, अब तुम खत्म हो। अगर पिताजी तुम्हें सजा देता तो कम से कम जल्दी खत्म कर देता, लेकिन अगर मेरी छोटी बहन ने हाथ उठाया। हे, जैसे ही दोनों ओर खड़े मॉन्स्टर रेस मास्टर्स ने सुना कि उनकी यंग लेडी खुद इस बॉय टॉय से निपटेगी, सभी मुस्कुराने लगे और आने वाले दृश्य का इंतजार करने लगे। दूसरी ओर इस बॉय टॉय को खुद यंग लेडी से सजा मिलना, यह भी एक तरह का सौभाग्य था जिस पर कई मॉन्स्टर रेस मास्टर्स को ईर्ष्या हो रही थी। कुछ ही क्षणों बाद वो मोहक महिला अर्जुन के सामने आ खड़ी हुई। उसने अपनी चिकनी जेड जैसी ठुड्डी को हल्का सा ऊपर उठाया, जिससे उसमें एक शाही और अछूता सा आभा मंडल झलकने लगा और उसकी पतली गर्दन की रेखा भी हल्की सी दिखाई दी। एक बेहद मनमोहक दृश्य। अर्जुन ने जरा भी डर नहीं दिखाया और मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। महिला ने दांत भींचे और धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। उसने अपनी जेड जैसी उंगली से अर्जुन के सीने को हल्के से छुआ। राजेश मजाकिया अंदाज में ये सब देख रहा था। उम्मीद कर रहा था कि उसकी छोटी बहन इस बेशर्म बॉय टॉय को किसी क्रूर तरीके से सजा देगी,
कई मॉन्स्टर रेस मास्टर्स भी गर्दन बढ़ाकर उत्सुकता से देख रहे थे। अपनी उंगली अर्जुन के सीने पर रखते हुए उस चंचल महिला ने हल्के स्वर में कहा, तुम ही तय करो, क्या मैं तुम्हारा दिल निकालूं, तुम्हारा जिगर खींच लूं, या तुम्हारा सीना चीर कर देखूं कि अंदर से तुम काले हो या सफेद? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? अर्जुन ने अपनी नाक छूते हुए कहा, बिल्कुल। महिला ने अपनी ठुड्डी और ऊपर उठाई, मैं तुमसे हड्डियों तक नफरत करती हूं। काश मैं तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े कर सकती और फिर उन्हें राख में बदल देती। हाँ, अर्जुन हल्के से हंसा जब वो मोहक महिला ये सब कह रही थी। उसकी जेड जैसी उंगली अब भी अर्जुन के सीने पर घूम रही थी और वो दांत भींचे हुए थी, मानो सच में उसके दिल में अर्जुन के लिए गहरी नफरत हो। राजेश का चेहरा उत्साह से लाल हो गया। वो चुपचाप अर्जुन की प्रतिक्रिया पर ध्यान दे रहा था। उसकी ये छोटी बहन आमतौर पर बहुत क्रूर तरीके इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन उसकी क्षमता के साथ इस बॉय टॉय को पीड़ा देना उसके लिए बहुत आसान होना चाहिए था। वो तो बस इंतजार कर रहा था कि उसकी छोटी बहन की उंगली के एक स्पर्श से इस बॉय टॉय के पांचों अंग और छहों आंतरिक अंग पिघलकर सड़ांध में बदल जाए। लेकिन क्यों ऐसा लग रहा था कि उसकी छोटी बहन की आवाज में इतना दुख भरा हुआ है? राजेश ने सिर खुजाया, कुछ समझ नहीं पाया। शरारत मत करो। अर्जुन ने लाचार सा भाव दिखाते हुए उस मोहक महिला का हाथ पकड़ लिया। सामने वाली ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी पकड़ से निकल नहीं सकी। इकट्ठा हुए मॉन्स्टर रेस मास्टर्स तुरंत गुस्से से भर गए। उनकी आंखों से मानो आग निकलने लगी। ये धृष्टता, ये बॉय टॉय न सिर्फ उनकी यंग लेडी के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत कर रहा था, बल्कि अब तो उसने उसका हाथ भी पकड़ लिया था। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता था? सभी आगे बढ़कर अर्जुन को सबक सिखाने ही वाले थे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उनकी यंग लेडी के चेहरे पर हल्की शर्म झलक रही है और उसके कोमल गालों व गर्दन पर लालिमा फैल गई है। यहां तक कि उसकी उठी हुई ठुड्डी भी झुक गई और उसका घमंडी सा आभा मंडल अचानक नरम हो गया। अभी क्या हुआ? उनकी यंग लेडी ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी? सभी मॉन्स्टर रेस कल्टिवेटर्स स्तब्ध रह गए। तुम बदमाश, उस मोहक महिला ने धीमे स्वर में कहा। उसकी सुंदर आंखों में शिकायत भर गई। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं मॉन्स्टर एम्परर स्टारपा हूं? तुम अब तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं स्टार फील्ड के पार लंबी यात्रा करने में सक्षम नहीं था, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ सका। अर्जुन ने लाचार होकर समझाया। इस बार भी यहां पहुंचना एक संयोग था, लेकिन आखिर में मैं आ ही गया, है ना? सारिका, नाराज मत हो, वरना यहां सबके सामने तमाशा बन जाएगा। वे तो पहले से ही तमाशा देख रहे हैं। सारिका ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, क्या तुम यही चाहते थे? अब खुश हो? हाँ, अर्जुन मुस्कुराया। असल में मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां मुझसे और सिस्टर से मिलने तुम खुद आओगी, इसलिए अगर कोई चौंका है तो वो मैं ही हूं। अगर सच में ऐसा है तो मैं इसे लेकर तुमसे नाराज नहीं रहूंगी, सारिका ने हल्की नाक से कोड़ते हुए कहा। दोनों का इस तरह स्नेहपूर्ण और मधुर व्यवहार देखकर हॉल में मौजूद कई मॉन्स्टर रेस मास्टर्स हैरानी से उन्हें देखते रह गए। अब तक सभी समझ चुके थे कि उनकी यंग लेडी और ये बॉय टॉय पहले से एक दूसरे को जानते हैं और उनका रिश्ता भी काफी गहरा है, वरना वे इस तरह खुलेआम इतना नजदीकी व्यवहार नहीं करते। लेकिन यही बात उनके लिए और भी असहनीय थी। राजेश भी आंखें फाड़े ये सब देख रहा था। उसने कभी अपनी छोटी बहन को इतना कोमल व्यवहार करते नहीं देखा था, और जब वो इस बॉय टॉय से बात कर रही थी तो उसके चेहरे पर संतोष और खुशी साफ झलक रही थी। राजेश ने अपनी छोटी बहन को कई सालों तक अकेलेपन में तड़पते देखा था, लेकिन अब उसका यह संतोष उसके पहले के एकाकी रूप के बिल्कुल विपरीत था। लगता है यहां तुम्हारा दर्जा काफी ऊंचा है, अर्जुन ने हल्के से कहा। सच कहें तो सारिका को इस सभा कक्ष के शीर्ष स्थान पर बैठे देख अर्जुन भी चौंक गया था। हालांकि उसे पता था कि सारिका को रेड मून ट्राइबल लॉर्ड ने अपनी दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन वो फिर भी एक अलग जाति से थी। इसलिए अर्जुन ने पहले सोचा था
कि उसे यहां काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन उसे देखकर उसे एहसास हुआ कि वो पूरी तरह गलत था। हाँ, अडॉप्टिव मदर मुझे बहुत महत्व देती है, इसलिए मॉन्स्टर रेस में कोई भी मेरा अपमान करने की हिम्मत नहीं करता, सारिका ने धीरे से जवाब दिया। तो वो कौन है? लगता है उसका दर्जा भी तुम्हारे बराबर है। अर्जुन ने सिर उठाकर राजेश की ओर देखा। वो भी मेरी तरह ही है। अडॉप्टिव मदर ने उसे भी अपनाया है। नाम के तौर पर वो मेरा बड़ा भाई है, लेकिन वो एक शुद्ध मॉन्स्टर रेस से है, सारिका ने धीरे से समझाया। इसके बाद उसने देखा कि अर्जुन की आंखों में जो हल्की सी शत्रुता थी वो गायब हो गई। ये देखकर उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। एक पुरुष के अपनी स्त्री के लिए जलने का क्या मतलब होता है, सारिका इससे बेहतर कोई नहीं जानता था। ब्रदर इन लॉ, आपसे मिलकर खुशी हुई। अर्जुन ने अचानक सिर उठाकर मुस्कुराते हुए जोर से राजेश को संबोधित किया। राजेश तो लगभग वही गिर ही पड़ा। अभी थोड़ी देर पहले अपनी छोटी बहन और इस बॉय टॉय के व्यवहार से राजेश को उनके रिश्ते का अंदाजा तो हो गया था, लेकिन अर्जुन द्वारा उसे इस नाम से बुलाना उसकी पुष्टि कर गया। उसकी छोटी बहन और ये बॉय टॉय सच में उस तरह के रिश्ते में थे, लेकिन ये कैसे संभव था? राजेश ने अविश्वास से सारिका की ओर देखा, लेकिन वो साफ देख सकता था कि उसे इस बात से इनकार करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वो तो हल्की शर्म भरी मुस्कान के साथ खड़ी थी। अचानक राजेश को कुछ टूटने जैसी आवाजें सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा और पाया कि हॉल में मौजूद कई मॉन्स्टर रेस पुरुषों के चेहरे दर्द और निराशा से भरे हुए थे, मानो उनके दिलों में किसी ने छुरा घूम दिया हो। कई लोग तो अर्जुन को इस तरह घूर रहे थे जैसे उनकी नजरें ही तीर बनकर उसे भेद दे। राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, लेकिन जब उसकी नजर प्रिया पर पड़ी, जो पूरे समय चुपचाप अर्जुन के पास खड़ी थी, तो वो खुद को पूछने से रोक नहीं सका, तो फिर इस युवती से तुम्हारा क्या संबंध है? सिस्टर मेरी स्त्री है। अर्जुन मुस्कुराया और एक हाथ से प्रिया की कमर को थाम लिया, जबकि दूसरे हाथ से सारिका को भी अपनी बाहों में ले लिया। सारिका ने हल्का सा विरोध किया, लेकिन जल्दी ही अर्जुन की मंशा समझकर उसके सीने में सिमट गई। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। राजेश का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने सामने खड़े इस आत्मविश्वासी लड़के को देखा और उसके दिल में अचानक प्रशंसा की भावना जाग उठी। उसने अंगूठा उठाकर उसकी सराहना की। ये तो सच में जिंदगी का विजेता था। सभी बॉय टॉयज के लिए असली आदर्श। पूरा एपिसोड सुनने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा नॉवल सीरीज ऐप।